Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. And as you know guys that today was the exam of HTET PGT. जैसे कि आप जानते हो आज HTET का एग्ज़ाम था जो कि 2 दिसंबर 2023 को था. तो जो आज की वीडियो है, इन दिस वीडियो इन आवर टुडेस वीडियो वी विल डिस्कस द आंसर की ऑफ द टोटल 15 क्वेश्चन ऑफ कॉमन इंग्लिश एंड दीज 16 क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इट्स आंसर की. आज की वीडियो में इसकी आंसर की डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन नंबर, इसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है. नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो. डैश यू शुड फॉरगेट इट, नहीं तो आप इसको भूल जाओगे. तो इसमें हमने देखो जहाँ पर भी अगर हमारे पास एक ब्लैंक आया करता था जिसमें अगर लिस्ट लगाओ तो उसमें हम शुड लगाते थे. अब इसमें शुड लगा हुआ तो इसके अंदर हमने लिस्ट लगाना है, जो कि मॉडल ऑक्सिलरीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है और शुड के साथ लिस्ट आता है. सो जो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. हमने वो करेक्ट ऑप्शन फिल करना है जो कि इस इडियम के मीनिंग को सही प्रकार से रिप्रेजेंट करता है. एंड दिस इडियम इज स्पिल द बीन्स. स्पिल द बीन्स का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज वर्क, काम बढ़ा देना. फेस अ ग्रेट लॉस, किसी महान नुकसान का सामना करना. टू लीक अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट रिवील कर देना, सीक्रेट बता देना किसी को. सेग्रीगेट, अलग थलग कर देना. सो गाइज दो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्पिल द बीन्स मीन्स टू लीक अ सीक्रेट. टू लीक अ सीक्रेट इसका आंसर रहेगा. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, किसी के रहस्य को खोल देना. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन. वी हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्लैंक. द पाक आर्मी टर्न्ड होस्टाइल डैश ISIS. जो पाक आर्मी थी वो होस्टाइल होगी किसके प्रति? ISIS. इसमें 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा और विद आएगा. सो गाइज जो होस्टाइल के साथ प्रपोजिशन यूज होती है वो 2 यूज होती है. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49. चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस. जो ये गिवन सेंटेंस है हमने इसकी करेक्ट पैसिव फॉर्म हमने सेलेक्ट करनी है. प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम. अब इसमें आप आसानी से देख पा रहे हो इसमें कुछ रिक्वेस्ट की जा रही है. प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम, कृपया मुझे कुछ और टाइम दे दीजिए. Let's read its options also. Some more time might please be given to me. Some more time may please be given to me. Some more time could please given to me. Some more time should please be given to me. So guys जैसा कि आप इसमें आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे हो जिसमें might है, could है और should है. जो might और should ये दोनों तो चाहिए वाली फॉर्म में होते हैं कि हाँ हमें ये काम करना चाहिए, और जो could है गाइज वो पास्ट फॉर्म को शो कर रहा है, पास्ट टेंस को शो कर रहा है. बट जो इसमें मे है वो हम परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए. लेट्स सी HBSC इसका क्या आंसर मानता है. बट आई थिंक हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं देन मे शुड बी देयर, वहाँ पर मे तो लगना ही चाहिए. हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. Which of the following options express the correct meaning of the sentence given below? जो ये सेंटेंस दिया गया है, No sooner did I reach the college, इससे पहले मैं कॉलेज पहुंच गया, then the bell rang, तब घंटी बजी. जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तब घंटी बजी, मतलब मेरे कॉलेज पहुंचने के बाद घंटी बजी. लेट्स रीड इट्स ऑप्शन. हमने वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो इसके मीनिंग को सेम, जो मीनिंग इसका करेक्ट बता रहा है. लेट्स रीड इट्स ऑप्शन. द सोनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर द बेल रिंग्स. मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले ही बेल बज चुकी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि बेल तब बची थी जब मैं कॉलेज पहुंच चुका था. आई रीच्ड द कॉलेज एंड द बेल वाज रैंग आफ्टर. मेरे कॉलेज पहुंचने के बाद बेल बजी. अदर ऑप्शन भी पढ़ते हैं. ऑल्दो आई रीच्ड द कॉलेज बेल बिगेन टू रिंग. बेल ने बजना शुरू कर दिया जैसे मैं कॉलेज पहुंचा. एज सुन एज आई रीच्ड द कॉलेज, जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा द बेल रैंग. तो अकॉर्डिंग टू मी जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा. जैसे ही मैं कॉलेज पहुंचा तब घंटी बजी. सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज द नरेशन. हमने नरेशन चेंज करनी है. हमने जो ये डायरेक्ट सेंटेंस दिया इसको इनडायरेक्ट बनाना है. ही सैड व्हाट अ चार्मिंग साइट. उसने कहा कि कितना
आकर्षक दृश्य है। इसका ऑप्शन भी हम रीड करते हैं। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग साइट। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज़। ही टोल्ड विद जॉय दैट इट इज़ अ चार्मिंग साइट। ही सेड टू मी व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज़। सो गाइज, अब आपको पता है जब हम नरेशन कर रहे होते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में गिवन है तो नेक्स्ट वाली का टेंस चेंज हो जाएगा। तो देखिए गाइज, अब इसमें जो सेकंड ऑप्शन है इसमें व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज़, इसमें तो एज इट लिख दिया गया और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी छोड़ दिया गया है। जबकि हमने इसको एजरेटिव सेंटेंस में बनाना होता है, वी हैव टू मार्क द फुल स्टॉप इन द एंडिंग ऑफ द सेंटेंस। और जो नेक्स्ट है दैट इट इज़ अ चार्मिंग साइट, इसमें टेंस चेंज नहीं किया। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। जबकि एक्सक्लेमेशन मार्क वाला सेंटेंस है तो हमने इसको कैसे चेंज करना होता है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग साइट। जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका हमने टेंस चेंज करना होता है। यदि वो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन है तो हमने रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज करना होता है। सो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग साइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blank with the correct form of the verb. I dash a lot of calls today. तो इसमें जो मतलब टुडे आज की बात हुई है, यानी कि आज मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई। यानी कि जब रिसेंटली कोई काम हुआ हो तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज़, हैव के साथ प्लस थर्ड फॉर्म लगे थे। अब आपको पता है आई के साथ हमेशा हैव लगता है, तो आई हैव हैड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following sentence is the correct option to express a probable condition? इनमें से जो कौन सा सेंटेंस है जो एक probable condition को शो करता है, किसी संभव स्थिति को वो बताता है। If I were a bird, I would fly to you. यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़कर आ जाता। If you touch a live wire, यदि आप एक तार को टच करोगे, you will get a shock, आपको शॉक लगेगा। इफ़ यू विल रीड दिस बुक, यदि आप ये बुक पढ़ोगे, यू विल लर्न ग्रामर, तो आप ग्रामर सीख जाओगे। इफ़ आई हैड रीच्ड इन टाइम, यदि मैं टाइम पर पहुंचा होता, आई कुड हैव सेव्ड हर, तो मैंने उसको बचा लिया होता। यानी कि इसके अंदर क्या बात कही गई है, हमने वो सेंटेंस चूज करना है जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी दिखाई गई हो। सो गाइस, जो इस क्वेश्चन का मेरे अकॉर्डिंग आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इन्होंने बोला है प्रोबेबल कंडीशन, यानी कि कोई संभव शर्त हो, एक प्रकार से कोई कंडीशन हो, हमने उसको एक्सप्रेस करना है। यानी कि इफ़ यू विल रीड दिस बुक, यदि तुम ये बुक पढ़ोगे, यू विल लर्न ग्रामर, तो तुमको ग्रामर आ जाएगी। एक प्रकार से ये प्रोबेबल कंडीशन को शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर की ऑफ एचटेट बाई बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। Let's move on the next question. Choose the part of the sentence that is grammatically incorrect. हमने इस सेंटेंस का वो पार्ट बताना है जो कि ग्रामेटिकली व्याकरणिक रूप से वो गलत है। He thought he will be able to do whatever he wanted with his job. वो सोचता है कि वह करने के लिए एबल हो जाएगा जो भी वो चाहता है उसकी जॉब के। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इस सेंटेंस में एरर है वो बी वाले पार्ट में एरर है। अब देखिए यहाँ पे ही थॉट सेकेंड फॉर्म इज गिवन, ही वॉन्टेड यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म इज गिवन, देन वाई फ्यूचर टेंस इज यूज्ड हियर, विल बी एबल टू। तो अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर विल बी की जगह वुड बी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली, इसमें भी हमने जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट पार्ट है वो बताना। द जूज वर मोस्ट रिलक्टेंट टू कंट्रीब्यूट इन द पैलेस्टियन कोज। तो इसमें भी हमने बताना है कि एरर कौन से वाले पार्ट में आया है। इसमें जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। सो द ज्यूज वर द मोस्ट रिलक्टेंट, तो बी पार्ट में एरर है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। द वर्ड स्लाइडर मीन्स, जो ये स्लाइडर वर्ड है इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका जो ऑप्शन है लिक किसी चीज़ को चाटना, वेनोमस जहरीला, हिंडर बाधा, या फिर स्लाइड फिसलना। तो इसका जो करेक्ट मीनिंग होगा वो ऑप्शन नंबर डी आंसर रहेगा। स्लाइडर का मीनिंग भी होता है लुढ़कना, फिसलना किसी ट्विस्टिंग टर्निंग पॉइंट पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। व्हेन आई लास्ट डैश हर, जब मैं पिछली बार उससे मिला, शी वॉज डीपली इन्वॉल्व इन डेप्थ। तो इसमें मैट आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। पास्ट सिंपल वी हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
हैव मैट, हैज़ मैट बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में पूछा गया टेंस है, तो हमने पास्ट में भी इसका आंसर देना है। तो पास्ट सिंपल जब हम इसे फिल करेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें आएगी। तो मैट ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 58 इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डिड द थीफ डैश द पैडलॉक। चोर ने पैडलॉक को कैसे तोड़ा। अब ये पास्ट वाला है, यानी कि हाउ डिड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज़ बीन ऑलरेडी यूज्ड, पहले से यूज हो चुकी, तो अब हमने इसमें कोई भी टेंस यूज नहीं करना है, ओनली फर्स्ट फॉर्म हमने लगानी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ओपन। हाउ डिड द थीफ ओपन द पैडलॉक। ओपन हम इसके अंदर नहीं लगा सकते क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज्ड है। हाउ डिड, डिड सेकंड फॉर्म, डू डिड डन। हैड ओपनड ये बिल्कुल भी नहीं यूज हो सकता। हैड बीन ओपनिंग ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो तो इसमें होगा ही नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज। हमने करेक्ट मॉडल ऑक्सिलियरीज फिल करनी है। इसके अंदर कौन सी मॉडल ऑक्सिलियरीज फिल होगी। डैश यू माइंड लैंडिंग मी यूर पेन। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, पेन की डिमांड करें तो उसके साथ वुड आएगा। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड मॉडल का यूज़ करते हैं। मस्ट, ओट और शुड तीनों एक प्रकार से नेसेसिटी और कंपल्शन शो करते हैं, तो जो इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मॉडल यूज़ होगा वो वुड होगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी इट्स करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड ऑप्शंस इन द करेक्ट ऑर्डर एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमने जो इनकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, एक सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल। जो जम्बल्ड ऑप्शन दिए गए हैं इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। लेट्स रीड इट्स ऑप्शन। इज हार्टनिंग इज गोइंग अब्रॉड द न्यूज़ दैट सी। तो जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले नाउन आना चाहिए, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, इज हार्टनिंग ये तो हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म है। इज गोइंग अब्रॉड ये भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। तो जो इन तीन चारों ऑप्शंस में जो द न्यूज़ है वो एज ए नाउन हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सी। अब जिनमें सी नहीं है उनको काट दीजिए। इसमें डी है, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, सी डी बी ए। द न्यूज़ दैट सी इज गोइंग अब्रॉड इज हर्टनिंग। तो इस प्रकार से सो गाइस दिस वाज द आंसर की ऑफ द कॉमन इंग्लिश पार्ट, जिसमें हमने इंग्लिश के 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि एक दो मार्क ही ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को कल एग्जाम हो उनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। सो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल so that you can get the notification whenever we upload any another educational video. Bye bye. Meet you in the next interesting video. Till then, take care. Have a nice day. Thanks for watching the video.